हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रीमा और अनीता दोनों सास बहू वैष्णो माता की काफी बड़ी भक्त होती हैं और एक छोटे से गांव में वैष्णो नाम से एक ढाबा भी चलाती हैं। सुबह के समय रीमा पूजा कर रही होती है, तभी उसका पति कहता है, अरे रीमा सुनो। क्या सुनो? दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि बहू पूजा कर रही है? किसी को ऐसे पूजा के बीच से उठाना अच्छा लगता है? माँ मुझे काम पर भी जाना है इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो जाकर खुद ढूंढना। हम भी तो ढाबा चलाते हैं, कभी आज तक तुझे परेशान किया है क्या कि हमारा ये सामान नहीं मिल रहा, वो सामान नहीं मिल रहा? लेकिन तू तो छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ आ जाता है। अच्छा ठीक है माँ, मुझसे गलती हो गई। आपकी बहू पूजा कर रही थी इसलिए मैंने उसे टोक दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं खुद ही अपना काम कर लूंगा, बस आप सुबह सुबह मुझे सुनाओ मत। सुनने वाला काम करेगा तो सुनना तो पड़ेगा ही ना। इसी तरह दोनों सास बहू की वैष्णो माता को लेकर भक्ति बहुत ही साफ दिल से थी। कुछ दिनों बाद दोनों अपने ढाबे पर ही बैठे होते हैं, तभी वहाँ एक ग्राहक आता है। अरे काकी, खाने में क्या क्या है? खाने में तो सब कुछ है, पर शुद्ध शाकाहारी खाना है, लहसुन प्याज तक नहीं है। अरे वाह, इसका मतलब प्योर वेज खाना ही मिलता है। जैसा नाम वैसे दर्शन, बिल्कुल सही नाम रखा है आप दोनों ने अपने ढाबे का। और नहीं तो क्या, हम सब पर वैष्णो माँ की इतनी कृपा है, तभी तो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। अच्छा भाई साहब, आप बता दीजिए कि आपको क्या खाना है। एक दाल मखनी कर दो और पनीर की सब्जी कर देना। वैसे अगर मुझे सलाद में प्याज चाहिए होगी तो मिल जाएगी। माफ करना भाई साहब, हम यहाँ पर माता रानी को भी खाना खिलाते हैं। हम उन्हें रुष्ट करके अपने किसी भी ग्राहक को खुश नहीं कर सकते। आपने जो भी मांगा है हम वो सब देंगे, लेकिन प्याज या प्याज से जुड़ा हमारे ढाबे में तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। हम माफी चाहते हैं। अरे इसमें माफी वाली क्या बात है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने किसी भी ग्राहक के लिए ढाबे के नियम को नहीं बदल रही है। मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। इसी तरह दोनों सास बहू के ढाबे पर काफी लोग आते हैं और वो ऐसे ही खूब तरक्की कर रहे थे। कुछ दिनों बाद सास बहू अपने घर के लिए नई अलमारी लेते हैं, जो पड़ोसन जानकी देखती है। अरे इतनी जल्दी नई अलमारी? अभी पिछले महीने से तो घर की पुताई का काम करवाया था ना। लगता है मोहित बेटा का काम कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। नहीं काकी, ये उनके काम से नहीं बल्कि सास बहू के वैष्णो ढाबे की बदौलत है। माता रानी का हमारे सर पर हाथ है, तभी तो हमारा इतना अच्छा काम चल रहा है कि हमें कुछ भी सामान लेने से पहले ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अच्छा, ढाबा वाकई में इतना अच्छा चलता है या बस तुम दोनों दिखावा कर रही हो? अरे जानकी, दिखावा है? दिखावा करके हमें क्या ही मिल जाएगा? हम तो बस माता रानी के नाम पर अपने ढाबे को चला रहे हैं और माता रानी भी बस हमें निराश नहीं कर रही। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। जानकी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद रीमा ग्राहक को खाना परोसती है, जिसे खाकर ग्राहक काफी गुस्सा करने लगता है। अरे ये कोई खाना है? अरे पैसों में खाना खिला रहे हो, कोई मुफ्त में नहीं जो कुछ भी खाने को दे रहे हो। अरे क्या हुआ भाई साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे इतना फीका खाना और ये कोई दाल है? इसमें तो बस पानी ही पानी भरा है। समझ नहीं आ रहा कि ये खाने के लिए बनी है या हाथ धोने के लिए। अरे बहू, ये क्या हो रहा है? एक ही हफ्ते में तीसरी बार हमारे ढाबे की कोई शिकायत कर रहा है। तुम लोग ऐसे ही लालची होते हो। माता वैष्णो के नाम का ढाबा खोल लिया, लेकिन काम इतने छोटे। अरे माता के नाम से काम कर रहे हो, कम से कम काम में ईमानदारी तो दिखा ही सकते हो। इतना बेकार खाना, मैं इसकी एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ऐसे ही गुजरते दिन के साथ अब हर कोई उनके ढाबे की बुराई करने लगता है। अरे दाल रोटी मिलेगी क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, 4 रोटी और दाल पैक कर देना, लेकिन मैं बस 20 रुपए ही दूंगी। क्या बस 20 रुपए? लेकिन दाल रोटी तो 50 की है, आप इतने कम पैसे क्यों दे रही हैं? अरे पानी वाली दाल के कोई 50 रुपए देगा क्या? और रोटी भी कुछ खास नहीं होती है। ऐसे खाने के तो 20 भी बहुत ज्यादा दे रही हूँ मैं। ठीक है बहन जी, आपको जितने ठीक लगे आप उतने ही दे दीजिएगा। साथ में मटर पनीर की सब्जी भी दे देना। वैसे भी नाम की ही मटर पनीर की सब्जी होगी। कंजूस सास बहू का ढाबा है, अब ज्यादा दिन तो चल पाएगा नहीं। हम कोई कंजूसी नहीं करते हैं। हम पहले जैसे खाना बनाते थे अब भी वैसे ही बनाते हैं। हाँ, लोग तो पागल है ना, जो बिना किसी बात के इतनी बुराई कर रहे हैं। अरे तुम दोनों सास बहू कंजूसी करना छोड़ दो।
लोगों के इतने ताने सुनकर दोनों सास बहू को बहुत बुरा लगता है। माँ जी, हमने ऐसा क्या किया कि लोग हमारे ढाबे के खाने की इतनी बुराई कर रहे हैं? अब तो एक एक हफ्ता हो जाता है, मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही आते हैं। बहू, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हमसे कहाँ गलती हो गई है। अब तो वैष्णो माँ ही हमारे ढाबे का कुछ कर सकती हैं। हमें अब उन पर ही विश्वास रखना चाहिए। इतनी शर्मिंदगी झेलने के बाद भी दोनों सास बहू अब भी ढाबा खोल रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों सास बहुएं अपने ढाबे में बैठी होती हैं। बहू, जा जरा सब्जी काट ले, आज चूल्हा तक नहीं जला है ढाबे में। माता रानी को तो भोग लगा ही देते हैं ना। ठीक है माँ जी। रीमा खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, जहाँ पहले से जानकी खड़ी थी और मसालों को बदल रही होती है। हाँ, ये जानकी काकी हमारे ढाबे की रसोई में। रीमा तुरंत अपनी सास को लेकर आती है और वो दोनों चुपके से रसोई के बाहर खड़े होकर जानकी को देख रहे थे। ये सास बहू का ढाबा बहुत चल रहा था ना। इस ढाबे के दम से ही दोनों सास बहू बहुत उछल रहे थे ना। ढाबे का नाम तो खराब हो ही गया, अब कुछ दिनों में बस ताला लगने की देर है। हाँ। जानकी को मिलावट करता देख दोनों सास बहुएं समझ आती हैं और वो तुरंत रसोई में जाती हैं। ये सब तुमने किया? तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी दूसरे के काम को ऐसे खराब करते हुए? अरे तुम दोनों ये यहाँ क्या? हाँ, हम दोनों यहाँ और हमें अब सब कुछ पता चल गया। लेकिन आपकी भलाई अब इसी में है कि अब आप सबके सामने जाकर अपनी गलती मान लो, वरना जिस तरह सच हमारे सामने आया है ना, वैसे ही वैष्णो माँ सबके सामने सच ले आएंगी और तब जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, ये आप जानती हैं। जानकी काफी डर जाती है और उसी शाम गांव वालों को ढाबे पर बुलवाती है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। इतने दिनों मैं वैष्णो ढाबे में जो भी बदलाव आए हैं वो मेरी वजह से ही आए हैं। सास बहू की कोई गलती नहीं है। मैंने ही जलन में आकर सब किया था। हाँ। क्या इसका मतलब ये सब तुम्हारा किया धरा है? हाँ, ये सब मैंने किया है। जानकी की सच्चाई बताने के बाद अब दोबारा से लोगों का भरोसा सास बहू पर वापस बन जाता है और अब वो वापस से तरक्की करने लगते हैं। रोहन अपनी माँ हेमा और पिता जगदीश के साथ रहता है। जगदीश एक गरीब दूध वाला होता है जो गांव में दूध बेचकर पैसे कमाता है और अपने बेटे और बीवी का पेट पालता है। रोहन गांव के एक कॉलेज में पढ़ रहा होता है। सुबह होते ही जगदीश साइकिल पर सवार होकर दूध बेचने निकल पड़ता है। दूध ले लो, दूध ताजा ताजा स्वादिष्ट दूध, दाम में भी मस्त और स्वाद में तो एकदम जबरदस्त। जगदीश भाई साहब, तुम्हारे पास जो दूध मिलता है वो सच में एकदम तरोताजा होता है और इतना महंगा भी नहीं है। अरे हाँ, सच में हमें तो तुम्हारे यहाँ के दूध का लेना बहुत अच्छा लगता है। गांव में सबसे बढ़िया दूध वाले तुम ही हो। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी के प्रेम और स्नेह के कारण ही मैं हर रोज और फुर्ती और लगन से काम कर पाता हूँ। जगदीश की तरक्की देख गांव का दूसरा दूध वाला वनराज उससे बहुत जलता है। जिसे देखो बस इस जगदीश के दूध लेते रहते हैं, लुक्का कहीं का। हाँ, इसकी तो ऐसी की तैसी, बस अब बहुत हो गया। अब मैं इसका पत्ता साफ करके ही रहूंगा और ऐसी चाल चलूंगा जिसके बाद गांव में कोई भी इसका दूध बिल्कुल नहीं खरीद पाएगा। क्रूर वनराज अब बेचारे जगदीश के दूध में एक दिन ढेर सारे मरे हुए कॉकरोच मिला देता है, जिसके बाद जब जगदीश उस दूध को बेचने जाता है तभी ग्राहक उस दूध को देख हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है जगदीश? तुम्हारे दूध में इतने सारे मरे हुए कॉकरोच? अरे बाप रे, इस बेकार दूध वाले के ये जहरीला दूध पीकर तो हम सब मर जाएंगे। अरे तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अरे एक बार तो गांव वालों के बारे में सोच लिया होता तुमने, हैं? तुम्हारे इस लालच के कारण हमारा गांव शमशान भूमि में तब्दील हो जाता। मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि मेरे दूध में इतने सारे मरे हुए कॉकरोच हैं। न जाने किसने डाल दिए ये सारे। मेरा विश्वास कीजिए, ये सब मैंने नहीं किया है। अरे अपने बकवास बंद करो तुम, हैं? अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारा दूध नहीं खरीदेंगे। निकलो यहाँ से अब।
अरे हाँ हाँ, तुम्हारा दूध में आज मरे हुए कॉकरोच हैं, तो कल पता नहीं मरी हुई छिपकली आ जाए। हाँ, तुम्हें दूसरों की जान की कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन हमें तो है, समझ गए तुम? हाँ? नहीं नहीं, ऐसे मत कीजिए। अगर मैं दूध नहीं बेचूंगा तो मैं अपने बेटे और बीवी का पेट कैसे भर पाऊंगा? सालों से मैंने इस गांव में दूध बेचता आ रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अरे तुम्हारी एक नहीं सुनने वाले हम। हाँ, अब दफा हो जाओ यहाँ से। गांव वाले अब जगदीश को गांव में दूध बेचने ही नहीं देते हैं और इस कारण जगदीश बहुत परेशान हो जाता है। क्या? लेकिन गांव वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे उनकी भी कोई गलती नहीं है। हमारे दूध में कॉकरोच किसी और ने मिलाए हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन वो लोग तो यही समझेंगे कि मैंने ही मिलाया। अब हम क्या करेंगे? घर कैसे चलाएंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सब कैसे होगा? माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, अब हम दोनों मिलकर गांव में अपना साइकिल ढाबा चलाएंगे। साइकिल ढाबा? ये कैसा ढाबा होता है रोहन बेटा? पापा, माँ जो खाना बनाएंगी हम उसको साइकिल पर बेचेंगे, यानी हमारी साइकिल ही एक प्रकार से हमारा ढाबा हो जाएगी। आजकल गांव में ऐसे ही छोटे मोटे ढाबे और ठेले बहुत मशहूर हो रहे हैं और सभी लोग इन ठेलों और ढाबों में जाकर अपने अपने पसंद के पदार्थ खाते हैं और इस काम में बहुत पैसा है पापा, लेकिन कोई जान समझ नहीं पाता। अरे वाह, ऐसी बात है क्या रोहन बेटा? हाँ माँ, और रही बात खाने की, तो आपके हाथ का खाना वाकई में बहुत लाजवाब होता है। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, देखना आप। इसलिए कह रहा हूँ, इससे बेहतर और कोई काम हो ही नहीं सकता है। पापा, हम यही करेंगे। पर मेरे होते हुए हेमा और तुम ये सब करोगे? और रोहन बेटा, तुम्हारी पढ़ाई भी तो चल रही है। ऐसे में ये सब शोभा नहीं देता बेटा। मुझे एक पिता और पति होने के नाते मैं ये नहीं करना चाहता। ये बस जगत की रीत है और दकियानूसी सोच है। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और रोहन हम दोनों साथ मिलकर सारा काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। आप बेफिक्र रहिए। और पापा, आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए। मैं पढ़ाई और हमारा साइकिल ढाबा दोनों को अच्छे से मैनेज कर लूंगा। ठीक है रोहन बेटा, ठीक है हेमा, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अब इसमें धन्यवाद कहने वाली क्या बात है? आप मेरे पिता हो, अपने बचपन से लेकर अभी तक मुझे संभाला है और अब मैं आपको संभालूंगा। यही तो जीवन है। रोहन और हेमा दोनों जगदीश की साइकिल पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचने लगते हैं और उनके ढाबे पर ग्राहक भी झट से बढ़ने लगते हैं। उनके साइकिल ढाबे की तरक्की देख वनराज को और ज्यादा जलन होती है। पहले आप और आप बेटा। मेरा बेटा मन्नू एक नंबर का बिगड़ैल है, बस शराब पीता है और जुआ खेलता है। लेकिन इसका बेटा ये पढ़ भी रहा है और साथ में अपने घर को संभाल भी रहा है, जिम्मेदारी भी संभाल रहा है खूब तरीके से। काश मेरा बेटा भी ऐसा होता, लेकिन अगर मेरा बेटा ऐसा नहीं है तो मैं जगदीश के बेटे को भी अच्छा नहीं बनने दूंगा। इसके और जगदीश की बीवी के साइकिल ढाबे को बंद होना ही होगा हर हाल में। वनराज अब उस रात चुपके से आंगन में पार्क की हुई जगदीश की साइकिल को तोड़ फोड़ कर चला जाता है। अगली सुबह जब रोहन उस साइकिल को देखता है तब वो हैरान हो जाता है। ये क्या? ये हमारी साइकिल का ऐसा हाल किसने किया है? हे भगवान रोहन बेटा, अब हम क्या करेंगे? कैसे चलाएंगे अपना साइकिल ढाबा? आप घबराइए मत माँ, मैं हूं ना, मैं इस साइकिल की मरम्मत करूंगा। रोहन दिन भर उस साइकिल की मरम्मत करता है और उसे फिर से ठीक करके वो दोनों माँ बेटे खाना बेचने जाते हैं। वनराज ये दृश्य देख और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर से आ गए ये दोनों मुंह उठाकर। लगता है ये दोनों माँ बेटे अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाले हैं। मुझे एक भी बार में इनकी साइकिल चलानी होगी ताकि ये अपना खाना कहीं बेचने लायक ही न रहे। पहले मैंने जैसे जगदीश के दूध में वो मरे हुए कॉकरोच डालकर उसका काम बंद करवाया था, वैसे ही अब उसके इस गधे और घनचक्कर बेटे का काम बंद करवाऊंगा। लेकिन ये सारी बात वहां से गुजर रहा एक आदमी सुन लेता है और वो रोहन को बता देता है। जिसके बाद रात में जब वनराज उस साइकिल को जलाने आता है तभी रोहन, हेमा और जगदीश वनराज को रंगे हाथ पकड़कर बांध लेते हैं और तभी सारे आस पड़ोस के लोग वहां इकट्ठा होकर वनराज को खूब मारते हैं।
मुझे माफ कर दो आप सब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा इस गलती को बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा और अच्छे से रहूंगा। तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है वनराज, और तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरे पापा के दूध के बर्तनों में मरे हुए कॉकरोच डालकर तुमने एक तरह से गांव वालों की जान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, जिसके चलते तुम्हें जेल की सजा मिलेगी। अरे एकदम सही। अरे तुझे तो जेल में ही सड़ना पड़ेगा अब। इतने नेक लोगों के साथ इतना गलत किया तूने, नालायक बेशरम आदमी। वनराज को जेल की सजा हो जाती है, जिसके बाद रोहन और हेमा अपना साइकिल ढाबा चलाना जारी रखते हैं और जगदीश भी उसमें उनकी मदद करता है और इस छोटे से व्यापार से वो लोग काफी अमीर बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।